स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने प्रबंध के बारे में यानी गृह प्रबंध के बारे में डिस्कस किया था, उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, साथ ही कई सारी चीजें। तो एक बार शॉर्ट में हम रिपीट कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि गृह प्रबंध होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था इसे अगर दो टुकड़ों में बांटा जाए तो होम और मैनेजमेंट, मतलब घर का प्रबंध, और ये हर जगह उपयोग में लिया जाता है और हमेशा चलता रहता है। और ये जो गृह प्रबंध होता है हर जगह देखा जाता है। गृह प्रबंध जो है पेशा भी है और इसकी कई सारी विशेषताएं भी हमने डिस्कस की थी। इसके बाद में हमने देखा गृह प्रबंध के अभिप्रेरक तत्व। गृह प्रबंध मतलब मोटिवेशनल फैक्टर, हम गृह प्रबंध क्यों करें, हमारे अंदर ऐसा क्या मतलब क्या रीजन होता है कि हम ऐसा, तो कुछ मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हम गृह प्रबंध करने की सोचते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गृह प्रबंध के अंदर इस तरह से जो मोटिवेशनल फैक्टर को इस तरह से त्रिभुज के अंदर शो किया जाता है, जैसे कि मूल्य यहाँ पर आता है, ये मूल्य, लक्ष्य और स्तर। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था स्टेप्स, जो नियोजन जो होता है, ये जो होम मैनेजमेंट होता है उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा नियोजन और आयोजन, ये दोनों ही देखने को मिल रही है आपको। अगर आपको ये दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन आप इस पे टिक करेंगे। इसके बाद में नियंत्रण होगा और उसके बाद मूल्यांकन। हमने बताया था कि गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। एक मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मोटिवेशनल फैक्टर है उसे इस तरह से त्रिकोण में यानी त्रिभुज में व्यक्त किया जाता है। सबसे ऊपर मूल्य होता है, लक्ष्य होता है, फिर स्तर होता है। हमने शॉर्ट में जान लिया था कि मूल्य, लक्ष्य, स्तर क्या है। आज हम इसे विस्तार में पढ़ेंगे। इसके बाद में हमने देखा आयोजन, नियोजन के बाद क्या आएगा, आयोजन, उसके बाद में संगठन आएगा, नियंत्रण आएगा, और नियंत्रण के बाद में ये सारे पक्ष इसके अंदर देखे गए। तो आज इन्हें सभी को हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद में हमने कुछ वैज्ञानिकों के बारे में बात की जिन्होंने गृह प्रबंध के बारे में अपनी अलग अलग विचार व्यक्त किए थे। तो लिचफेड जो है इन्होंने गृह प्रबंध को क्या बताया था, एक्शन ऑफ साइकिल होम। ओपनहेम जो थे इन्होंने क्या बताया था कि जो संस्कृति को क्या बताया था, होम मैनेजमेंट की जो जड़ है उसे संस्कृति बताया था, जड़ क्या है संस्कृति को बताया था। पी देवदास ने बांध बताया था, हमने इस पे डिस्कस पूरा अच्छे से विस्तार में देखा था कि बांध का मतलब क्या होता है, किस तरह से बांध का हमने यूज किया था, ये देखा। उसके बाद में कॉर्जिन जो है इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने क्रियाशील यंत्र बताया था। गृह प्रबंध को क्या बताया था, क्रियाशील यंत्र। और व्यास और कैंडल जो थे इन्होंने व्यवहारिक विज्ञान बताया था। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में। आगे आज हम डिस्कस करेंगे विस्तार से सारी चीज़ों के बारे में। तो बात कर लेते हैं प्रबंधक के गुणों के बारे में। एक मैनेजर में क्या क्या गुण होने चाहिए, और ये मैनेजर अगर घर में मैनेजमेंट हम कर रहे हैं तो स्पेशली गृहिणी यानी हाउसवाइफ ही होती है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले दूरदर्शिता। एक प्रबंधक के अंदर दूरदर्शिता का होना बहुत जरूरी है। उसे पता होना चाहिए कि अभी ये कार्य अगर हो रहा है, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर कोई दिक्कत आ जाए, कोई एकदम से अनहोनी हो जाए घर में, तो उसको पता होना चाहिए कि हमें आगे इसके लिए क्या करना चाहिए। इसके बाद में है विकल्प का चुनाव। अगर प्रबंधक के पास कई सारी समस्याएं हैं, अगर कोई मान लीजिए एक समस्या हमारे पास है कोई और हमारे पास कई सारे विकल्प हैं, तो प्रबंधक के अंदर ऐसा कौशल होना चाहिए कि वो उन काफ़ी सारे विकल्प में से एक सही और बेस्ट और बेटर जो ऑप्शन है उसका चुनाव कर सके। इसके बाद में निर्णय लेने की क्षमता। अगर जो प्रबंधक होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, कई बार विकट परिस्थितियां हो जाती है कि वो कई बार काफ़ी सारे निर्णय जो होते हैं नहीं ले पाते हैं। कई सारे जैसे कि एकदम से निर्णय लेना बहुत कठिन होता है, परंतु जो प्रबंधक है, जो मैनेजर है, उसमें ये गुण होना चाहिए कि वो आसानी से किसी भी चीज़, कोई भी समस्या है तो उसका सॉल्यूशन किस तरह से हो सकता है, तो वो निर्णय लेने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर घर में कोई पूजा रखी है हमने और हमें चाहिए कि हमें समय पे चाहिए, सारी चीज़ें समय पे चाहिए। मान लीजिए अगर बाय चांस किसी कारण से नहीं हो पाया, सारी पूजा की सामग्री इकट्ठी नहीं हो पाई, तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि निर्णय लिया जा सके कि हमारे पास प्लान 2 भी होना चाहिए कि
इसके अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद क्या करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक चीज़ हमने सोची थी कि हाँ ये करना है, अगर बाई चांस नहीं हो पाया परिस्थिति कोई सिचुएशन के कारण, तो हमारे पास कोई प्लान 2 होना चाहिए, तैयार होना चाहिए प्रबंधक के पास, ताकि वो उसको एग्जीक्यूट कर सके। नेक्स्ट है नेतृत्व। एक प्रबंधक के अंदर नेतृत्व करने का गुण होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए उसने कोई निर्णय लिया है तो उसे अपने निर्णय पर हमेशा रहना चाहिए। मतलब उसे ये देखना चाहिए कि उस निर्णय को वो ले रहा है तो वो सही है, और वो इस बात पे हमेशा बना रहना चाहिए कि हाँ हमने ये निर्णय सही लिया है, और उसे उस नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। जो प्रबंधक का गुण है वो है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व उसके ऐसा होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, ताकि उसकी बातों का सभी पे प्रभाव पड़े और वो अपनी बात को अच्छे से कह सके। नेक्स्ट है पूर्वाग्रह। जो प्रबंधक होना चाहिए उसके अंदर पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। तो जैसे हमने कोई घर में कोई आयोजन रखा है, कोई पार्टी रखी है, उसमें हमें कहीं से जैसे मान लीजिए हमने सोच लिया है कि हमारे पास में कोई दूध वाला है, हमने मान लिया है, मन के अंदर मान लिया कि हाँ ये तो समय पे नहीं दे पाएगा, तो हम क्या करेंगे, दूसरे बहुत दूर जो दूध वाला है उससे हम कांटेक्ट करेंगे और कहेंगे आप दूध लेके आइए। पर किसी कारण से वो नहीं पहुंच पाएगा, बारिश के मौसम की वजह से या कोई कारण, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। जबकि जो हमारे पास में दूध वाला था हम उससे ले सकते थे, लेकिन हमने अपने अंदर एक इमेजिनेशन बना ली कि हाँ ये तो दे ही नहीं पाएगा। तो जो प्रबंधक है उसके अंदर ये पूर्वाग्रह पहले से उसे इमेजिन नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में पहले से अपनी राय नहीं बनानी चाहिए कि ये ऐसा नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है ज्ञान। जो मैनेजर है उसे हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम मिक्सी में कोई कार्य कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने हैं, तो उसे ये पता होना चाहिए कि ये वॉशिंग मशीन कैसे कार्य करेगी, मिक्सी किस तरह से कार्य करेगी। इसी तरह से आप स्कूल का अगर एग्जाम्पल देखें तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर किस तरह का मैनेजमेंट करना है, किसको कौन सा विषय देना है, ये सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों का एक प्रबंधक को ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। एक प्रबंधक वही अच्छा होता है जिसके अंदर कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा स्किल होता है। अगर हम अपनी बात को सही तरह से किसी को समझा पा रहे हैं तो मतलब समझ लीजिए आधा काम तो हमारा ऐसे ही हो जाता है। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, अभी बात कर रही हूँ, अगर मान लीजिए मैं आपको अपनी बात सही ढंग से ना समझा पाऊँ तो मेरा पढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं है। तो एक प्रबंधक के अंदर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसे अपनी जो बात समझानी है उसे बताने का तरीका आना चाहिए। नेक्स्ट है विवेक। एक प्रबंधक के अंदर धैर्य का होना बहुत ही जरूरी है। स्पेशली जब हम घर में जो गृहिणियाँ प्रबंध करती हैं तो उनके पास कई सारी चीज़ें एक साथ भी कई बार आ जाती है। पीक टाइम होता है जबकि बहुत सारे काम होते हैं, तो उसे एक धैर्य रखना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए एकदम से कि अरे अब क्या होगा, अब क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। धैर्य रखते हुए उन कार्यों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कार्य तो हमें करना ही है। तो घबराने की बजाय धैर्य रखकर पूरी ईमानदारी से और पूरे अच्छे से उसे करना चाहिए। जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है समस्या को डिफाइन करना। सबसे पहले जहाँ जो कार्य करने के लिए हम प्लानिंग करें, हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, समस्या क्या है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए और हमें समस्या डिफाइन सबसे पहले कि हमें क्या कार्य करना है, जैसे, और उसके बाद में है विकल्प खोजना। हमने समस्या का चुनाव कर लिया कि हाँ हमें इसके बारे में हमें काम करना है। उसके बाद में हमें विकल्प खोजना चाहिए कि हाँ सही विकल्प क्या इसके लिए सही रहेगा। तो हमारे पास क्या होता है, 2-3 विकल्प होते हैं। उसके बाद में हम विकल्प पे विचार विमर्श करते हैं, सोचते हैं कि कौन सा विकल्प इसमें से सही रहेगा, और फिर हम सही विकल्प को चुन लेते हैं। इसके बाद में है रिजल्ट और उत्तरदायित्व। जब सारा कार्य हो जाता है और हम सोच लेते हैं कि हाँ ये इस तरह से होगा और रिजल्ट आएगा, उसके बाद में हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ हमने ये कार्य किया है और ये इस तरह से किया जाएगा। कि मान लीजिए हमें ऑनलाइन क्लास जैसे कि हम ले रहे हैं, मान लीजिए हमें ऑनलाइन क्लास लेनी है, लेकिन कोई लेडी है घर में जो कि क्लास नहीं ले पा रही है, सुबह के समय उसे बच्चों को छोड़ने जाना होता है, टिफिन बनाना होता है, तो ये सारी परेशानी होती है। तो ये जो है क्या हुई समस्या। सबसे पहले क्या हुई, टिफिन बनाने की, बच्चों का टिफिन कैसे बनाए, क्या करें, ये समस्या हो गई। उसके बाद में हम विकल्प खोजेंगे।
जैसे मान लीजिए हमने सोच लिया कि टिफिन कोई और बना दे, या फिर हम थोड़ा जल्दी उठ के बना लें टिफिन। ये सारे विकल्प हम देखेंगे कि क्या क्या विकल्प सही रहेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सही विकल्प को खोजेंगे और फिर जो सही रिजल्ट आएगा उसके बारे में हम जानेंगे हाँ ये सही है, और उसका उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी हम लेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं संगठन के बारे में, यानी ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कुछ लोगों का साथ जुड़ना, लोगों का साथ में जुड़ना। यहाँ लोगों के साथ में जुड़ने से मतलब है कि कई सारे हम जानते हैं, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कोई भी कार्य व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता है, उसे कई सारे लोगों की जरूरत होती है। तो कई सारे लोगों को एक साथ मिलाना ही संगठन होता है। जब कई सारे लोगों को हम उपयुक्त तरीके से मिला लेते हैं, अपने जोड़ देते हैं और उसके बाद में कार्य को पूरा करते हैं, तो यहाँ पर संगठन का मतलब होगा लोगों को साथ में जोड़ना। तो बात कर लेते हैं कंट्रोल के बारे में। कंट्रोल यानी नियंत्रण, और नियंत्रण के कुछ पक्ष आप देख लीजिए। सबसे पहले देखिए बल देना। हम जब भी कोई नियंत्रण करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, तो हमेशा उस पर बल दिया जाता है कि हाँ इस तरह से ये कार्य होना चाहिए। उसके बाद में हम निरीक्षण करते हैं कि जैसा हमने सोचा था, जो चीज़ें हमने कंट्रोलिंग की थी वो सही रही या नहीं रही। उसके बाद में हम समायोजन करते हैं, यानी जो भी हमने सदस्य चुने हैं उस कार्य के लिए, उसके वो सही से उस कार्य को कर पा रहे हैं कि नहीं, उनको मैनेज करने का कार्य किया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग के हमने जो स्टेप्स है वो देख लिए हैं। इसके बाद इसकी प्लानिंग के प्रकार कितने होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और आप ये ध्यान रखिए, जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है शॉर्ट टर्म पर बेस्ड होती है, निर्भर होती है। कैसे, आप समझ लीजिए। मान लीजिए हमें कोई घर बनाना है, तो हम घर बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले घर का चुनाव कहाँ पर हमें बनाना है, उसके बाद में कौन कौन से मजदूर। तो ये हमारी क्या हो गई, छोटी छोटी प्लानिंग हो गई। हमें कहाँ पे घर बनाना है, किस तरह से पैसे कहाँ से लोन लेना है, कहाँ पर कौन से मजदूर लेने हैं, कौन सा मटेरियल हमें लगाना है। तो ये हमारा सारा क्या हो गया, छोटी प्लानिंग हो गई। बड़ी प्लानिंग हमारी क्या थी, घर बनाना। और ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है ये लंबे समय तक चलती है और जल्दी से खत्म नहीं होती है, लगातार चलती है। जबकि शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो है छोटे छोटे टाइप की होती है और कम समय में पूरी हो जाती है। पर जो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग के ऊपर निर्भर होती है। और हम छोटे छोटे प्लान करते हुए बड़ी टर्म यानी बड़े प्लान पर पहुंच जाते हैं। जब हम कोई भी प्रोग्राम बना लेते हैं तो इसके स्टेप्स हमने देख लिए हैं। उसके बाद में हमने कल भी बात की थी कि लास्ट में हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन को इंग्लिश में एवल्यूशन कहते हैं। आप जानते हैं मूल्यांकन का मतलब होता है हम कार्य कर चुके हैं, उसके बाद में हम सोचते हैं कि हमारा कार्य सही रहा नहीं रहा, प्लानिंग कैसी रही, हमने जो प्लानिंग की उसमें क्या कमियां रही, अगर सफल हुई है तो क्या रीज़न है और असफल रही तो क्या रीज़न है। अब हम बात कर लेते हैं मूल्यांकन जो है, एवल्यूशन है, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये मूल्यांकन 10 तरह की होती है। और तो अब जानते हैं मूल्यांकन की टाइप्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं सर्वोपरि और सविस्तार। सर्वोपरि का मतलब होता है ऊपरी मूल्यांकन, जैसे कि हम सरसरी नजर से देख लेते हैं उसे हम कहते हैं ऊपरी मूल्यांकन। इसके बाद में सविस्तार, जब हम किसी भी चीज का डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मूल्यांकन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सविस्तार। सापेक्ष और निरपेक्ष। इसके बाद में सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष का मतलब होता है जहां पर तुलना की जा रही है। जब हम तुलना करते हैं, जैसे कि हमने मान लीजिए जैसे हमारे 12th में जो है कितने नंबर आए, 90%। हमारे मान लीजिए 12th में कितने नंबर आए, 90% आए। हमने जब फर्स्ट ईयर दिया तो उसमें हमने देखा कि हमारे कितने नंबर आ गए, 86%। तो हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि हमारे 12th में तो 90% आए थे, उसके बाद में फर्स्ट ईयर में 86%। तो ये एक तुलना की जाती कि यहाँ इससे जो 12th में है इतने नंबर आए थे और फर्स्ट ईयर में इतने कम नंबर क्यों, इसका क्या रीजन है। तो ये जो है अच्छा मूल्यांकन, बेस्ट मूल्यांकन माना जाता है। सापेक्ष मूल्यांकन बेस्ट मूल्यांकन है। निरपेक्ष मूल्यांकन, इसमें कोई तुलना नहीं की जाती, केवल रिजल्ट के बारे में जान लिया जाता है। जैसे कि ग्रेजुएशन हुआ और हमने जान लिया कि हमारे इतने परसेंटेज आए हैं। तो दोनों में अंतर आप देख लीजिए। सापेक्ष का मतलब हम तुलना करते हैं कि इसने हमारे कहाँ पर कमी रही, दोनों चीजों में तुलना करते हुए हम मूल्यांकन करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं औपचारिक और अनौपचारिक।
औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल, मतलब हम जब पूरा अच्छे से फॉर्मली अच्छे से उसका मूल्यांकन करते हैं किसी का, तो उसको हम कहते हैं औपचारिक मूल्यांकन। अनौपचारिक यानी जब हम इनफॉर्मल तरीके से, मतलब कोई इसका फिक्स नहीं होता कि इस तरह से ही करना है, नॉर्मल तरीके से हम इसका मूल्यांकन कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं निर्माणात्मक और संकलनात्मक। निर्माणात्मक का मतलब होता है ऊपरी हर बात, मतलब आप समझ लिए FA। आप लोगों ने भी बचपन में FA दिए होंगे। FA का मतलब जो हमारे टर्म 1 निर्माणात्मक में क्या होता है, FA1 FA2 FA3 हम इस तरह से देते हैं, बचपन में हमने दिए ही होंगे। तो इसमें क्या होता है, हर बार हर कुछ महीनों में हमारा मूल्यांकन किया जाता है कितना, तो इससे हमें क्या होता है, हमें समय मिल जाता है अपने को जांचने का, परखने का कि मान लीजिए टेस्ट 1 में हमारे अच्छे नंबर नहीं आए, ताकि हम टेस्ट 2 में अच्छे से सुधार कर सके। संकलनात्मक मूल्यांकन जो है वो क्या होता है, एक बार में ही हो जाता है, जैसे कि SA1 SA2 जो जिसमें हमें कोई भी चेंज करने का मौका नहीं मिलता है, सीधा ही हमें तो एक बार में ही हमारा मूल्यांकन हो जाता है। इसमें जो है बेस्ट मूल्यांकन निर्माणात्मक मूल्यांकन है, क्योंकि इसमें हमें सुधार करने का मौका मिलता है। अगर हमारे नंबर कम आए हैं किसी रीजन से, तो हम नेक्स्ट जो टेस्ट है उसमें सुधार कर सकते हैं। इसमें कोई सुधार करने का समय नहीं मिलता, सीधे ही मूल्यांकन हो जाता है और रिजल्ट आ जाता है। तो हम जान चुके हैं मूल्यांकन के टाइप्स के बारे में, एक बार जल्दी से आप शॉर्ट में देख लीजिए। सर्वोपरि, सर्वोपरि का मतलब है ऊपरी निगाहों से, सरसरी नजर से जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसे सर्वोपरि कहते हैं। सविस्तार का मतलब है जब हम डिटेल से किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं तो उसे सविस्तार कहते हैं। और इसमें जो है सविस्तार जो मूल्यांकन है वो बेस्ट मूल्यांकन माना जाता है। इसके बाद में सापेक्ष, सापेक्ष मूल्यांकन का मतलब है हम क्या करते हैं, तुलनात्मक मूल्यांकन करते हैं। मतलब हमने इस साल ये हुआ, इस साल हमारी फसल अच्छी हुई, अगले साल जो दूसरे साल कैसी रही या पिछले साल कैसी रही, इसका मूल्यांकन करते हैं। निरपेक्ष में कोई मूल्यांकन, कोई तुलना नहीं की जाती, सीधा ही इसका रिजल्ट देख लिया जाता है। औपचारिक, जब हम ऑफिशियल तरीके से अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हम किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं तो उसे औपचारिक कहते हैं। इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक, यानी जब हम किसी बात को अच्छे से नहीं देखते हैं, बिल्कुल मतलब इनफॉर्मल तरीके से कैसे भी उसका मूल्यांकन कर देते हैं। इसके बाद में निर्माणात्मक मूल्यांकन, ये अच्छा और बेस्ट मूल्यांकन माना जाता है, क्योंकि इसमें हमें सुधार करने का मौका मिलता है ताकि आगे हम अच्छे अंक लेके आ पाए। संकलनात्मक में कोई हमें सुधार करने का मौका नहीं मिलता और ये अच्छा नहीं माना जाता। इसमें बेस्ट जो है निर्माणात्मक मूल्यांकन माना जाता है। कर लेते हैं हमारे जो मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं मैनेजमेंट के, उनके बारे में हमने 3 मोटिवेशनल फैक्टर जाने थे, वैल्यू, गोल और स्टैंडर्ड। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैल्यू के बारे में। वैल्यू जैसा कि आप जानते ही, वैल्यू का मतलब है जो मूल्य होते हैं, जो हमारा नजरिया है, हमारा देखने का जो नजरिया है उस चीज को, उसे हम मूल्य कहते हैं। तो मूल्य, जो पाठकर है उन्होंने मूल्य के कुछ तत्व बताए हैं, इन तत्वों के द्वारा ही हम मूल्यों को ग्रहण करते हैं, मूल्यों को स्वीकार करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया प्रेम, आराम, धर्म, सुख। प्रेम, आराम, धर्म, हम अपने प्रेम, आराम, धर्म, सुख इनके हिसाब से जो है मूल्यों का चयन करते हैं और मूल्यों को ग्रहण करते हैं। कला, खेल, स्वास्थ्य, कोई अगर किसी व्यक्ति की कला में या फिर खेल में अगर दिलचस्पी है तो उसी तरह के उसके मूल्य होंगे, उसी तरह की उसकी जो वैल्यू होगी उसी तरह की होगी। और स्वास्थ्य, अगर वो स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला होगा तो उसके जो वैल्यू होंगे उसी तरह के होंगे। महत्वाकांक्षा, अगर कोई व्यक्ति महत्वाकांक्षी और चाहता है कि हमें ये कार्य करना ही है तो उसके वैल्यू उसी तरह के होंगे और वो महत्वाकांक्षी वैल्यू होंगे। शिल्प, अगर कोई व्यक्ति शिल्प में दिलचस्पी रखता है तो उसके वैल्यू उसी तरह के होंगे। विज्ञान, अगर क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति रखता है दिलचस्पी तो उसके जो वैल्यू है उसी टाइप के होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ वैल्यू के बारे में। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि कौन कौन से तत्व होते हैं पाठकर के अनुसार। यहाँ पर हम जानते हैं एडवांटेज यानी विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले व्यक्तिगत, जो वैल्यू होती है व्यक्तिगत होती है, व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जो है वैल्यू को चुनता है। जैसे कि हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए हमें कोई व्यक्ति चाहता है, जैसे आप अपना ही उदाहरण ले लीजिए, आप जब बचपन में पढ़ रहे थे तो उस समय आपको बार बार कहना पड़ता था कि आप पढ़िए, पर आप अब खुद से पढ़ रहे हैं, आपको अब उस चीज की इम्पोर्टेंस
पता चली कि हाँ हमें एक जॉब चाहिए, हमें एक सीट चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा पर ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी व्यक्तिगत उसकी सोच होती है, तभी वो उन मूल्यों को स्वीकार करता है। अगर आप किसी व्यक्ति का पढ़ाई में मन नहीं है, अगर आप उसको बार बार कहेंगे हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो वो नहीं पढ़ेगा। जब तक उसको उसकी खुद से इम्पोर्टेंस नहीं लगेगी तब तक वो पढ़ाई नहीं करेगा। इसके बाद बात करते हैं ऐच्छिक मूल्य। जो है ऐच्छिक होते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार मूल्यों को ग्रहण करते हैं। इसके बाद में स्वतंत्र मूल्य। हमें कई बार स्वतंत्रता पूर्वक भी मूल्यों को ग्रहण करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी उन मूल्यों को। जैसे कि हम समाज में रह रहे हैं तो हमें समाज के सारे रिचुअल्स हैं, जो भी हम धर्म, जिस धर्म से, मान लीजिए हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हमें हिंदू धर्म के सारी संस्कृति, सारे ही रीति रिवाज मानने ही पड़ेंगे, चाहे वो व्यक्ति चाहे या ना चाहे। संतोष। जो मूल्य होते हैं वो संतोष देने वाले होते हैं। हम जब मूल्यों को ग्रहण कर लेते हैं तो हमें इस चीज़ की संतुष्टि होती है कि हाँ हमने ये कार्य कर लिया है। इसके बाद में निर्देशक मूल्य, हमारे निर्देशक भी होते हैं। जैसा कि कई बार क्या होता है, कई बार हम सोचते हैं कि हाँ हम ये चीज़ उठा लेते हैं, फिर हमारे मूल्य हमें रोकते हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, ये गलत तरीका है, ये गलत बात है। तो हम ये मूल्य जो है हमारे निर्देशक भी होते हैं, हमें बताते हैं कि हमें क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। तीव्रता। मूल्यों के अंदर तीव्रता भी होती है। जैसा कि आप अगर किसी की विदाई में जाते हैं तो आप उसको रोते हुए देख के खुद ही रोने लग जाते हैं, जबकि आपका इतना कोई उससे नाता नहीं होता, आपकी बहन नहीं होती, आपकी मान लीजिए फ्रेंड है, उसकी विदाई हो रही है तो आप उसकी विदाई में रो पड़ेंगे। जब तीव्रता का मतलब है किसी को रोते हुए देख कर हम भी रोने लग जाते हैं जब, तो उसको बोलते हैं तीव्रता। जैसे कि किसी की विदाई हो रही है तो हमारे आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, जबकि हमारा उससे कोई इतना खास रिलेशन नहीं है। पार्कर ने ही जो मूल्य हैं, जो वैल्यू है, उनके दो टाइप बताए हैं, क्रियात्मक और कल्पनात्मक। क्रियात्मक का मतलब होता है ऐसे मूल्य जो हम वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए अपनाते हैं। जैसे कि हम समाज में रह रहे हैं तो हमें समाज के साथ चलना पड़ता है, हम अपने हिसाब से, मतलब हम समाज से अलग होकर नहीं चल सकते हैं, तो हमें समायोजन के लिए समाज के सारे रिचुअल्स हैं, संस्कृति, जो भी रीति रिवाज हैं, उन्हें अपनाना ही पड़ता है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम अपनी तरह से कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए आप सोचें कि हम जो है चोरी कर करके जो है रुपए कमाए खूब सारे, तो ये नहीं हो सकता, समाज हमें इसकी स्वीकृति नहीं देगा। तो हमें समायोजन के लिए ये सारे जो वैल्यू है अपनाने ही पड़ते हैं। इसके बाद में है कल्पनात्मक। कल्पनात्मक यानी हम जब कला खेल इनके लिए, इनसे रिलेटेड जब हम कुछ हमारा वैल्यू चुनते हैं, जब मान लीजिए हमारी कला के अंदर दिलचस्पी है, हम चाहते हैं हम कलाकार बने, हम पेंटिंग वगैरह करें, तो हम जो है ये कार्य करते हैं, और ये इमेजिनेशन होती है हमारी, हम मन में ही इन वैल्यूज़ को अपना लेते हैं और उसको क्रियान्वित करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं गोल, यानी हमारा लक्ष्य क्या है। तो हमारा सबसे पहले ये जो है 3 टाइप के होते हैं, जान लेते हैं यहाँ पे। लॉन्ग टर्म का मतलब बड़ा जो लक्ष्य हम चुनते हैं, जैसे कि हमने सोच लिया कि हमें डॉक्टर बनना है, तो ये हमारा क्या हो गया, लॉन्ग मतलब बड़ा लक्ष्य हो गया। लंबा लक्ष्य ये क्या है, लंबे समय तक चलेगा आपका, दीर्घकालिक होता है ये, दीर्घकालिक काफी लंबे समय तक चलता है ये। इसमें समय, धन और ऊर्जा, ये तीनों ही चीजें ज्यादा लगती हैं और लंबे समय तक चलती हैं। शॉर्ट टर्म जो होते हैं छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं और ये जल्दी पूरे हो जाते हैं लॉन्ग टर्म की बजाय। और यहाँ पर आप जान रहे हैं मीन और चेन का मतलब जब हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो वो जो संसाधन हमने चुने हैं उन्हें हम मीन और चेन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको बाजार से सब्जी लेकर आना है, तो आपका लक्ष्य क्या है, सब्जी लेकर आना, लेकिन उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, बाजार जाना पड़ेगा हमें, उसके लिए हमें ऑटो लेनी पड़ेगी, फिर हम बाजार जाएंगे। तो ऑटो लेना हमारा लक्ष्य नहीं था, हमारा क्या लक्ष्य था, सब्जी लेना। तो जो हमने सब्जी लेने के लिए ऑटो पकड़ी, फिर वहां पर हम गए, तो जो ऑटो हमने ली है उसको हम क्या कहेंगे, मीन और चेन। लॉन्ग टर्म का मतलब हम जान ही गए, हमें जब हम कोई बड़ा लक्ष्य चुनते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म कहते हैं। इसमें समय ज़्यादा लगता है, समय, धन, शक्ति, इसका भी ज़्यादा व्यय होता है।
शॉर्ट टर्म जल्दी पूरा हो जाता है और जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है वो शॉर्ट टर्म पर निर्भर करती है। जब हम छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तभी हम बड़े लक्ष्य की ओर पहुंच पाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड के बारे में। स्टैंडर्ड यानी हमारा स्तर। हमने जाना था कल की क्लास में कि स्टैंडर्ड होता क्या है। आज हम जान लेते हैं स्टैंडर्ड कितने टाइप का होता है। स्टैंडर्ड जो है परंपरागत और गैर परंपरागत दो तरीके का होता है। गैर परंपरागत जो है ये चेंज नहीं होता, ठीक है। और ये क्या होता है, वंशानुगत होता है। जैसे हमने जैसे कि आप अगर संयुक्त फैमिली में रह रहे हैं, संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, तो आप वहाँ के रिचुअल्स, वहाँ की संस्कृति को अपनाएंगे, उसी हिसाब से आप रहेंगे। मान लीजिए आपको रोज आपको उठ के घर की साफ सफाई करनी है, खाना बनाना है, तो ये सारे क्या होंगे, हमारे स्टैंडर्ड हो गए कि हमें सारे कार्य करने हैं। यहाँ पर गैर परंपरागत जो होते हैं ये चेंज होते हैं, ये परिवर्तनशील होते हैं। इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। ये वंशानुगत नहीं होते हैं, ये अपने सुख व परिवार की सुविधाओं के लिए अपनाए जाते हैं, सुविधाओं के लिए, ठीक है। जो गैर परंपरागत स्टैंडर्ड होता है वो हम अपनी सुविधाओं के लिए, ये व्यक्तिगत होते हैं और अपनी सुविधा के लिए अपनाते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए जो कमाने वाले, आजकल क्या है, लड़कियां और लड़के दोनों ही कमा रहे हैं। जैसे मान लीजिए पति पत्नी दोनों ही कमा रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो घर का काम अपने हिसाब से बांट लेंगे। ऐसा नहीं कि सारा काम उस लड़की को ही करना है, वो क्या करेंगे, दोनों आपस में कार्यों को बांटेंगे और उस हिसाब से कार्य करेंगे। ये क्या किया जाता है, अपने सुख के लिए, अपने परिवार की सुविधाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। मान लीजिए कभी कोई जो वो लड़की है उससे कभी उठने में लेट हो गई, तो वो सारे कार्य नहीं करेगी, वो ऊपर से सफाई करेगी, फटाफट खाना बनाएगी और चली जाएगी। तो वो क्या कर रही है, अपने कंफर्ट के अनुसार उस स्टैंडर्ड को चुन रही है और उस हिसाब से चल रही है। ये क्या है, परंपरागत जो स्टैंडर्ड होता है ये समूह के द्वारा ही पूरा जो है माना जाता है और ये कभी चेंज नहीं किया जा सकता, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, ये वंशानुगत चलता रहता है। गैर परंपरागत परिवर्तनशील होता है, इसमें अपने सुख, अपने परिवार की सुविधाओं के हिसाब से इसे चुना जाता है। तो आज हमने कई सारे पॉइंट्स पर डिस्कस किया और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको फिर कहूँगी, आप लोग क्लास को देखते समय अपने पास एक रजिस्टर और पेन रखें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करते रहें। आपको बता दूँ, कल की और आज की दोनों ही क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं। कल की क्लास में हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग के बारे में, निर्णय किस तरह से लिया जाता है। साथ ही हम बात करेंगे हमारे संसाधन, हम प्रबंध जब कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से संसाधन हमें चाहिए, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कल की जो क्लास है लंबी रहेगी और आप लोग रजिस्टर पेन लेकर बैठें और आज के लेंगे फिर से और प्रबंध के कई सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।